नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। आपकी जीत होती है, कामयाबी मिलती है अगर आपको, तो आप सिकंदर कहलाते हैं, आपके अपने साथ भी होते हैं। लेकिन अगर हार मिली तो आप नाकाम हो जाते हैं, अपने ही सबसे पहले सवाल आपके ऊपर खड़े करने लगते हैं। आज हल्ला बोल में हम इसी पर चर्चा करेंगे। हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई तो इंडिया गठबंधन के साथियों ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। महाराष्ट्र में उद्धव गुट ने सामना में यहां तक लिख दिया कि जीती हुई बाजी को कैसे हार में बदलना है, कोई ये कांग्रेस से सीखे। अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। आम आदमी पार्टी ने कह दिया कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। टीएमसी ने बिना नाम लिए अक्खड़ बता दिया। कांग्रेस को कई गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दे रहा है, तो कोई आत्मचिंतन और रणनीति के विश्लेषण की सलाह दे रहा है। हल्ला बोल में आज हम इन सवालों पर चर्चा करेंगे। हरियाणा की हार के आने वाले चुनाव में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सुप्रिया श्रीनेत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी हमारे साथ सांसद, शिवसेना यूबीटी गुट की जुड़ गई हैं। और प्रियंका जी की पहली बीते दिन बाइट आई थी जब उन्होंने कहा था कि आत्मचिंतन करने की वजह कांग्रेस को मिली है। इधर केसी त्यागी हमारे साथ नेता जेडीयू के जुड़ रहे हैं। उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था लेकिन नेता बने हुए अभी जेडीयू के। चलिए, इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें और सुधांशु जी भी हमारे साथ जुड़े, ये रिपोर्ट आपको। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार यह सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। बीजेपी कांग्रेस पर देश और समाज को बांटने का आरोप लगाती रही है, लेकिन अब हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद इंडिया गठबंधन की कथित एकजुटता में भी बंटवारा नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगी उद्धव ठाकरे की पार्टी ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस को पता है कि जीती बाजी को हार में कैसे बदला जाता है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। महाराष्ट्र की राजकीय परिस्थितियां अलग है और हरियाणा की राजकीय परिस्थितियां अलग है। महाराष्ट्र में शौक फुले अम्बेडकर विचारधारा है। छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा का महाराष्ट्र है, तो वहां का और यहाँ की बहुत फर्क है। और महाराष्ट्र बड़े तादाद में, बड़ी ताकत के साथ कांग्रेस और हमारी अलायंस पार्टी बहुमत से जीतेगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना कांग्रेस गठबंधन धर्म निभाने और आत्मचिंतन की भी सलाह दे रही है। तो गठबंधन मजबूती से आगे बढ़े। जैसे जम्मू और कश्मीर में हमने गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड लिया है, उनके नेतृत्व में ये लड़ाई जीती है कांग्रेस पार्टी ने। तो ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर हम अपनी पर्सनल महत्वाकांक्षाएं आगे रखकर कहीं ना कहीं हम अपनी फाइट को अगर कमजोर करेंगे, ये सही दिशा दशा नहीं होगी। और मैं फिर से दोहराऊंगी कि हरियाणा ने एक बड़ा संदेश भेजा है, सभी को भेजा है। हमने क्या किया, क्या नहीं किया, गलती कहाँ हुई, इसका विश्लेषण जरूर होगा, इस पर चिंतन जरूर होगा, बहस जरूर होगी। एक समिति का भी गठन होगा, यह प्रथा रहा है कांग्रेस पार्टी में, और सबसे बातचीत करके ही ये विश्लेषण होगा। शरद पवार की एनसीपी भी हरियाणा में कांग्रेस की हार से हैरान है। लगा था, जो माहौल दिख रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस का परफॉर्मेंस एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा, वो नहीं हुआ। तो हम सब कांग्रेस से भी हम बात करके सीखेंगे कि वहाँ क्या गलतियाँ हुई कि वो फिर से हम वो गलतियाँ करें। महाराष्ट्र और हरियाणा में बहुत फर्क होता है। हमारा हरियाणा एक छोटा जगह है, महाराष्ट्र बहुत बड़ा, देश की बहुत बड़े स्टेटों में एक है। आने वाले दिनों में दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ लोकसभा का चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इंडिया गठबंधन ने मिलकर लड़ा था, लेकिन हरियाणा चुनाव में दोनों पार्टियों ने अलग रास्ता पकड़ा। आंकड़े बताते हैं कि 5 सीटों पर कांग्रेस की हार का अंतर आम आदमी पार्टी को मिले वोटों से कम या लगभग बराबर है। यानी अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता तो बीजेपी की 5 सीटें कम ही हो सकती थी।
अब दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी कांग्रेस को आईना दिखा रही है। हमने भरपूर प्रयास किया कि ये अलायंस हो जाए, पर कांग्रेस को लगा कि जिस सपा ने उनको लोकसभा में 17 सीटें दी, जब कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में केवल 2 ही सीटें थी 2022 के चुनाव के बाद, या फिर दिल्ली में जिस आम आदमी पार्टी ने उनको 3 सीटें दी, उनसे गठबंधन करना कांग्रेस को मंजूर नहीं था। मैं इस पर टिप्पणी करके किसी भी बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये जरूर याद दिलाना चाहती हूँ कि ये इंडिया गठबंधन की मजबूती, इंडिया गठबंधन की ताकत थी कि नरेंद्र मोदी आज गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। उस इंडिया गठबंधन की ताकत थी जिसका एक बहुत अहम हिस्सा कांग्रेस पार्टी है। आपने जिन पार्टियों का नाम लिया वो भी उसका हिस्सा है। मुझे लगता है ये हमारा अंदरूनी मामला है, हम आपस में इसको सुलझा लेंगे। यूपी में कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने हरियाणा का रिजल्ट आउट होते ही उपचुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि ओवर कॉन्फिडेंस ने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी। और कमोवेश हरियाणा के चुनाव ने ये एक चीज दिखाई कि अति आत्मविश्वास किसी भी चुनाव के लिए हानिकारक होता है। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बल्कि फुल कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं, और उसी के चलते हुए संगठन की मजबूती और सशक्तिकरण के साथ साथ चुनाव की तैयारी का भी काम शुरू है। ममता बनर्जी की पार्टी कांग्रेस को अक्खड़ और घमंडी बता रही है। पार्टी के सांसद साकेत गोखले ने एक्स पर पोस्ट किया कि अक्खड़पन और क्षेत्रीय दलों को नजरअंदाज करने का रवैया कांग्रेस को हरियाणा में भारी पड़ा। दिलचस्प ये कि जम्मू कश्मीर के कांग्रेस ने जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, वो पार्टी भी मंथन करने की नसीहत दे रही है। I'm sure the Congress is going to sit back, analyze what went wrong and trying to put into place corrective measures in time for Maharashtra and Jharkhand because those elections are not far away now. इस बीच राहुल गांधी ने हरियाणा के नतीजों के विश्लेषण की बात की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा, हम हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही शिकायतों से चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। सभी हरियाणा वासियों को उनके समर्थन और हमारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं को उनके अथक परिश्रम के लिए दिल से धन्यवाद। हक का, सामाजिक और आर्थिक न्याय का, सच्चाई का यह संघर्ष जारी रखेंगे। आपकी आवाज बुलंद करते रहेंगे। कांग्रेस हरियाणा की हार को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। ईवीएम में गड़बड़ियों के आरोप लगाए जा रहे हैं और चुनाव आयोग को शिकायत पर शिकायत की जा रही है। शायद कांग्रेस भी समझ रही है कि महाराष्ट्र में चुनौतियां 4 गुना हो गई हैं। आज तक ब्यूरो। तो सुधांशु त्रिवेदी जी सांसद बीजेपी के जुड़ गए हैं, सुप्रिया श्रीनेत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, प्रियंका चतुर्वेदी जी सांसद शिवसेना यूबीटी गुट की जुड़ गई हैं, केसी त्यागी जी नेता जेडीयू के। सुधांशु जी, इसमें बहुत ज्यादा खुश होने की बात तो है नहीं, क्योंकि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के पहले भी गठबंधन के साथियों में सीट शेयरिंग को लेकर रोज हम लोग बहस करते थे, यहां कर रहे हैं, बंगाल में क्यों नहीं कर रहे हैं। उनको स्ट्रेटेजिकली वो फायदेमंद साबित हुआ। जब भी ऐसा गठबंधन होता है तो जाहिर तौर पर ऊपर नीचे होता ही रहता है, और कांग्रेस का बार्गेनिंग पावर कर्नाटक के नतीजों के बाद बढ़ा था। अब जाहिर तौर पर हरियाणा के बाद थोड़ा तो घटेगा ही, ठीक ठीक लगाएंगे सभी पार्टियां। तो इसमें बहुत ज्यादा उत्साहित होने की चीज है क्या बीजेपी के लिए? नहीं, हम तो अंजना जी किसी बात से उत्साहित नहीं है। हम तो तटस्थ भाव से देख रहे हैं कि इसलिए जो कुछ हो रहा है इंडी गठबंधन में सहज और स्वाभाविक है। अगर किसी आधार पर, नकारात्मक आधार पर, स्वार्थ की दृष्टि से, तात्कालिक राजनीतिक सुविधा की या स्वार्थ की दृष्टि से कोई गठबंधन बनता है, उसकी यह सहज परिणति होती है। कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। परंतु कांग्रेस पार्टी के इतिहास में मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार जब बनी तो उसे स्पष्ट बहुमत नहीं था। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों ने बिना शर्त समर्थन कांग्रेस को दिया था, और कांग्रेस ने उन 6 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, यानी आधा दर्जन हाथी खा गए। ऐसा उदाहरण आपको देखने को नहीं मिला होगा। गठबंधन रहे, गठबंधन टूट जाए, गठबंधन अलग हो जाए, ये सब तो उसके बाद पार्टियों में तोड़ फोड़ समझ में आता है। वो आपको लिखित समर्थन दे रहे हैं, बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, उसके बाद आपने कर लिया। इस प्रकार की बहुत सारी बातें, और बहुत सामान्य सी अगर बात कहें तो क्षेत्रीय दलों का भी अपना अपना कहना है। भाई मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान लोगों को ध्यान नहीं है क्या कि समाजवादी पार्टी के लिए चिरकुट पार्टी ऐसा शब्द प्रयोग हुआ था, तो समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए चालू पार्टी यूज किया था। याद करिए कमलनाथ जी का वो वीडियो जो फुटेज जिसमें वो कह रहे थे अखिलेश वखलेश छोड़ दीजिए। तो ये एक सहज भाव है जो एक दूसरे के प्रति है। और अगर यथार्थ देख लें तो राहुल गांधी जी जहां शानदार तरीके से 3,90,000 से अधिक वोटों से जीते हैं जिस रायबरेली से,
वहां नगर पालिका, जिला पंचायत और विधानसभा कितनी है कांग्रेस के पास? तो सपा को लगता है कि साहब हमारे ही सहयोग और समर्थन से जीते हैं। तो मुझे लगता है ये कुछ नहीं, हमें सिर्फ बैठ के तटस्थ भाव से देखना है। जिसे कहते हैं ना कि राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी करनी उसको वैसा दे। तो ये सब दलों का आपस का मामला है, हमें इसमें किसी प्रकार की कोई बात नहीं। परंतु एक बात स्पष्ट हो जाती है कि किसी भी एजेंडा को लेकर जो ये बात किया जाता है, एक पॉइंट बहुत सही है। देखिए, कांग्रेस ने एक काम बड़ा सटीक किया है, जल्दी पूरा कीजिए। हरियाणा में क्षेत्रीय दल खत्म हो गए। आज विपक्ष की पूरी स्पेस कांग्रेस के पास। हरियाणा में जहां क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण होते थे, आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। तेलंगाना में 8 सीटें हमारे पास, 8 इनके पास, टीआरएस गायब। एआईयूडीएफ असम में किनारे, आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। जेडीएस का वोट इन्होंने खाया, जेडीएस आज हमारे साथ गठबंधन में मार्जिनलाइज हो गया। कर्नाटक में आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, क्योंकि जिस वोट बैंक के चक्कर में ये लोग साथ में आए थे, उस वोट बैंक पे ऐसी पैनी पकड़ बनाई है कांग्रेस ने कि ये सहयोगी दल साफ हो गए। हरियाणा में सबसे लंबे अंतर से कौन सीट जीती है? ममन खान जीते हैं, जिन्होंने कहा था हम नूह का बदला लेंगे, 98,000 से। हुड्डा जी जीते हैं 72,000 से। हुड्डा जी से ज्यादा बड़ा ये जीते हैं। और रकीबुल हसन जीते हैं धुबरी से लोकसभा, राहुल गांधी के 3 गुना। एक बड़ी खबर आ रही, मैं आपको टोक रही हूं। ये बड़ी खबर इस वक्त दर्शकों को बता दें, दिल्ली मुख्यमंत्री आवास को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा है। सीएम आतिशी का सामान बाहर किया गया है और घर को सील किया गया है। दरअसल अभी तक मिल रही जानकारी के मुताबिक आवास खाली करने और हैंडओवर करने पर यह विवाद है। एलजी के निर्देश पर सीएम का सामान बाहर किया गया, ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। सीएम आवास में डबल लॉक लगाया गया, 3 अफसरों को नोटिस जारी किया गया। दिल्ली सीएम आवास पर आम आदमी पार्टी का यह बड़ा दावा। मुख्यमंत्री आवास को लेकर दिल्ली के सीएम आवास को सील किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने बतौर मुख्यमंत्री इस्तीफा दिया, आतिशी सीएम बनी, वो पहुंची और उसके बाद से ये कदम उठाया गया। बहरहाल इस पर और जानकारी जैसे आती है आपको अपडेट करेंगे। लेकिन अब सुप्रिया जी, आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालिए। ये वो चुनाव था 2019 का, त्यागी जी को भी याद होगा, जिसके बाद जहां पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिली थी 303 सीटों वाली, और एनडीए तो बहुत आगे निकल गया था। बिहार का चुनाव फिर 2020 में हुआ था और तब कांग्रेस गठबंधन, शिवानंद तिवारी जो कि आरजेडी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने 2020 में सुप्रिया जी ये कहा था, कांग्रेस महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। जब जब आप लोगों को शिकस्त मिलता है, एक इतिहास रहा है, तमाम जो अन्य पार्टियां रहती हैं वो आपको घेरती हैं। अब चाहे प्रियंका जी की पार्टी हो, क्योंकि महाराष्ट्र में चुनाव है, अन्य जगह, क्योंकि लोकसभा में भी जहां जहां आप अकेले लड़े, आपका स्ट्राइक रेट था 37%। जहां आप गठबंधन के किसी साथी के साथ लड़े, वहां आप 63% थे, 63। तो क्या कांग्रेस पार्टी कोई बेटर स्ट्रैटेजी ये नहीं हो गई कि क्षेत्रीय दलों के साथ मजबूती से लड़े? ये हम स्ट्राइक रेट दिखा रहे हैं। सुप्रिया जी, आपको, आपके दर्शकों को और मेरे फेलो पैनलिस्ट को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मैंने 3.5 मिनट करीब सुधांशु जी को बिना रोक टोक के सुना। आशा करती हूं कि आपकी ओर से और उनकी ओर से रोक टोक नहीं आएगी। मैं भी अपनी बात एक बार पहला वक्तव्य कह दूंगी, फिर आप जितने भी प्रत्युत्तर करने चाहिएगा करिएगा। सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें दर्शकों के सामने और बीजेपी के सामने साफ कर देना चाहती हूं। इंडिया गठबंधन की ये ताकत है और ये मजबूती है कि नरेंद्र मोदी आज 400 पार का नारा देने के बाद 240 पर गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। इंडिया गठबंधन की यह ताकत है कि जिस संविधान को बदलने की बात करते थे, उस पर शीश नवाना पड़ा, उस पर सिर झुकाना पड़ा, उसको सिर माथे लगाना पड़ा। इंडिया गठबंधन की यह ताकत है कि चाहे वो वक्फ बोर्ड बिल हो, चाहे वो यूट्यूब ब्रॉडकास्टर्स बिल हो, चाहे वो इंडेक्सेशन हो, चाहे वो लैटरल एंट्री हो, हर चीज पर हमने उनसे यू टर्न कराया। यह इंडिया गठबंधन की ताकत है कि हम इन्हीं से अग्निवीर भी खत्म कराएंगे और इन्हीं से जातिगत जनगणना भी कराएंगे। पहले मैं इंडिया गठबंधन के बारे में 2-4 चीजें कह देती हूं। मैं बिल्कुल, हम अनलाइक द बीजेपी, यहां पर एक शब्द प्रयोग किया गया, हम हाथी निकल गए। अरे आप तो वो सांप हैं जो आप अगल बगल वालों को ही डस लेते हैं। पहले पूछिए शिवसेना से, पूछिए एनसीपी से, पूछिए शिरोमणि अकाली दल से, पूछिए जदयू से, पूछिए जेजेपी से, जिसके साथ आप आए
आप पहले उसको डसते हैं, उसको खत्म करते हैं। लोगों के घर पे डाका डालने का, अपने घटक दलों के घर पे डाका डालने का काम आप करते हैं। आपके साथ जो आया वो नेस्तो नाबूद होकर ही जाएगा। ये तो मैंने थोड़े बहुत एग्जाम्पल बता दिए जो आपके साथ सालों से हैं। उनके साथ आपने क्या किया ये सब जानते हैं। उद्धव जी का आपने जो तिरस्कार किया, इसका बदला महाराष्ट्र भी लेने वाला है। मैं एक चीज यहां पर बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहती हूं। यहां पर बोला गया कि हमारे लोग हमलावर हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है इतना लोकतंत्र ठीक है, अच्छी बात है। हम लोकतंत्र की जब प्रखर पैरवी करते हैं तो इतना लोकतंत्र हम इंडिया गठबंधन में भी रखकर चलते हैं। हम 4 लोगों की बात सुन सकते हैं क्योंकि हम इंडिया गठबंधन को मजबूत मानते हैं, बड़ा दिल करके चलते हैं। इनके लोगों ने भी तो कहा था, ओपी राजभर ने खुलकर कहा था, योगी और मोदी की वजह से 2024 का चुनाव हार गए। निषाद जी ने क्या कहा था, बुलडोजर की वजह से हार गए। इनके विधायक है संजय मिश्रा, उन्होंने कहा था यही चलता रहा तो सरकार अगली बार बननी नहीं है। तो इनके वाले भी तो इनको आईना दिखा रहे हैं। अरे सब कुछ छोड़ दीजिए, यहां पर त्यागी जी बैठे हैं और मुझे दुख होता है, वो परिपक्व आदमी है। उन्होंने कहा था जातिगत जनगणना कराइए और अग्निवीर के खिलाफ बोला था, आज वो राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं है। यह भी एक सच है कि चिराग पासवान लगातार जातिगत जनगणना की बात करते हैं, इनको आईना दिखाते हैं, कहते हैं मैं छोड़ दूंगा जिस दिन आरक्षण पे आंच आ गई, उसकी चर्चा नहीं होती। इनके अलायंस जब इनके खिलाफ बोलते चर्चा नहीं होती। और मैं अंतिम बात कह के अंजना जी अपनी बात आगे के लिए खत्म करती हूं। यह बात बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा मालूम पड़ रहा है कल से कि एक ही राज्य में चुनाव हुआ और एक ही राज्य से रिजल्ट आया। असलियत यह है कि जम्मू कश्मीर का रिजल्ट बहुत अहम है। 10 साल बीजेपी ने वहां पर एक मिस एडवेंचर, एक प्रयोग किया। वहां के लोगों से मत का अधिकार छीना, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया, हर हथकंडा अपनाया और वहां के लोगों ने एक सिरे से इनको नकार दिया है, एक सिरे से इंडिया गठबंधन को जिताया है। और असलियत आज यह है कि बीजेपी के पास जम्मू कश्मीर में कहने के लिए कुछ नहीं है। ये असलियत है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। ये मूड ऑफ द नेशन बता रहे हैं हरियाणा से, मूड ऑफ द नेशन बताइए ना जम्मू कश्मीर से भी, जहां पर आपकी सिरे से हार हुई है, जहां पर आपको बुरी तरह से नकारा। हरियाणा पर भी तो आपको सुप्रिया जी चर्चा करनी होगी ना। हरियाणा पर सुप्रिया जी हरियाणा पर भी तो चर्चा करनी चाहिए ना। मैं कह रहे हैं आम आदमी पार्टी से अगर गठबंधन हो जाता तो आपके लिए देखिए ना 4 सीटें हैं। एक काउंटर क्वेश्चन है जो कि प्रियंका जी ने भी कहा है, ये अच्छा है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में आपने गठबंधन के आपके लिए फायदे का सौदा हुआ। आसंद की सीट, कांग्रेस की हार का अंतर 2306 वोट और आप आम आदमी पार्टी को वोट मिले 4290। वो ग्राफिक्स ये देखिए। उचाना कला जहां पर 32 वोट से आप हारे, वहां पर 2500 के करीब आम आदमी पार्टी को मिला। डबवाली जहां 610 वोट से आप हारे, वहां 6606 मिला आम आदमी पार्टी को। 4191 के अंतर से आप हारे रनिया सीट पर, वहां पर 4697 मिला आम आदमी पार्टी को। मुझे वो पता है आंकड़े। हाँ नहीं, हमारे दर्शकों को नहीं पता होगा ना, आप तो सब जानती हैं, लेकिन ये नंबर्स इसलिए बताने जरूरी हैं कि क्या अगर गठबंधन हो जाता, आपकी पार्टी का अति आत्मविश्वास जो अभी आपके साथी कह रहे हैं वो आपको भारी नहीं पड़ा? नहीं, सबसे पहले तो अंजना जी मैं नरेंद्र मोदी तो हूं नहीं जो मैं सब जानूंगी, रडार से लेकर नाली से गैस बनाने तक की बातें। मैं मोदी जी थोड़ी हूं, मैं अपनी पार्टी के परफॉर्मेंस के बारे में सब जानती हूं। ये मैं छोटी सी बात कहती हूं, मैं मोदी जी थोड़ी हूं जो साइंस भी जानूं, विज्ञान भी जानूं, इतिहास भी जानूं। इतनी मेरी कहां हैसियत है, इतना नहीं जानती मैं। आपने हरियाणा के बारे में चर्चा की और हरियाणा के बारे में चर्चा मैं जरूर करूंगी, मैं यहां पर वही चर्चा करने आई हूं। लेकिन मुझे लगा रिमाइंडर भी देना चाहिए कि इतनी बुरी शिकस्त के बाद जम्मू कश्मीर से नकार दिए गए वहां के लोगों ने आपको ऐसा करारा जवाब दिया है उनको मत से हटा देने का। हरियाणा पर मैं एक चीज बताना चाहती हूं। हरियाणा में क्षेत्रीय दलों का करीब 17-18% वोट शेयर था। उसमें जेजेपी वगैरह क्षेत्रीय दल शामिल थे जिनको बीजेपी उकसाती है। आज बीजेपी और हमारा एक तरह का वोट शेयर है। चुनाव के नतीजों के बाद हाइंडसाइट 2020 होती है, आकलन करना बहुत आसान है। मैं आपके सामने 7 कंस्टिट्यूएंसीज का नाम रख देती हूं, करनाल, डबवाली, रेवाड़ी, पानीपत सिटी, होडल, कालका, नरनौल। ये 7 ऐसी सीट्स हैं जिस पर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी पाई गई। हमारे कैंडिडेट्स उसको लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास गए। रिटर्निंग ऑफिसर और इलेक्शन कमीशन ने उस पर जब कोई फैसला नहीं लिया तो आज हम इलेक्शन कमीशन से हमारा जो डेलीगेशन है वो मिलने गया है। मेरा अपना मानना है कि चुनाव के नतीजों के बाद आकलन करना बहुत आसान हो जाता है, जैसा कि बीजेपी भी बताएगी। अब जैसे मैं यहाँ पर एक आंकड़ा आपके सेकंड राउंड में एक बार इसको सेकंड राउंड में बता दीजिएगा आप सुप्रिया जी, बाकी 2 लोग इंतजार कर रहे हैं अब सेकंड राउंड में। प्रियंका जी आई एम सॉरी प्रियंका जी, आई एम रियली सॉरी। मैं जान रही हूँ बहुत टाइम हो गया और आप इंतजार कर रही हैं। अब सेकंड राउंड में सुप्रिया जी। प्रियंका जी,
आपने सुप्रिया जी को भी सुना, आपने पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को सुन रहे हैं। या तो चुनाव आयोग या फिर कुछ और, गठबंधन में गलती हुई या अति आत्मविश्वास हुआ या कहां पर चूक हुई, इस पर कम से कम सार्वजनिक तौर पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। क्या आप जो बोल रही हैं कि डायरेक्ट फाइट में ये कमजोर बढ़ जाते हैं, क्या शिवसेना यूबीटी गुट चाहती है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में उनका चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़े, तभी जीत का स्कोप बनेगा? ये तो ऐसा हुआ कि प्रश्न ए से शुरू हुआ, कंक्लूजन जेड पे पहुंचा, क्योंकि दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। सबसे पहले हरियाणा के चुनाव के लेकर के संबंध में मैंने कहा था कि हमने छत्तीसगढ़ देखा है, मध्य प्रदेश देखा है, और अगर कमी होती है वो कमी का सुधार करेगी कांग्रेस पार्टी। और मुझे हैरानी इस बात की हुई कि जब न्यूज रिपोर्ट आपने शुरू की, आपने दिखाया प्रियंका चतुर्वेदी वर्सेस जयराम रमेश जी, सुप्रिया सुले जी वर्सेस सुप्रिया शनेत जी। शायद हो सकता है पिछले 10 साल के कार्यकाल में, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, एनडीए के अलायंस पार्टनर्स जो हैं वो कहें उठो तो उठते हैं, वो कहें बैठो तो बैठते हैं। तो उनको यह है कि प्रजातंत्र के यही असूल हैं, यही मापदंड हैं। हम लोग दोस्त रहकर भी हमारे आपस में विचार अलग हो सकते हैं, पर निष्कर्ष वो होता है जहां हम एक साथ होकर मजबूती से लड़ाई लड़े। तो मेरा जो कहना था वो यही था कि अगर अलायंस में कोई कमजोरी रह गई, या कैंडिडेट सिलेक्शन में कमजोरी रह गई, या इस बात में कमजोरी रह गई कि जहां पे एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया था, सेंस ऑफ हुब्रीस आ गया था कि ये तो जाने ही वाले हैं और हम आने वाले हैं, तो उसका भूल सुधार होगी। और रही बात महाराष्ट्र का कंपैरिजन हरियाणा से करने की, उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये प्लीज याद रखना जरूरी है। हरियाणा का जो चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का था। महाराष्ट्र में ऑलरेडी गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी का भी एक गठबंधन है जो झूठा गठबंधन है, जो सिर्फ भ्रष्टाचार कर रहा है, जो सिर्फ महाराष्ट्र के खिलाफ काम कर रहा है, जो रात दिन आपस में लड़ भिड़ कर युति दिखाने की कोशिश कर रहा है। और एक हमारा गठबंधन है जो महाराष्ट्र की हित की बात कर रहा है, महाराष्ट्र में बढ़ते भ्रष्टाचार की बात कर रहा है, महाराष्ट्र में बेरोजगारी की बात कर रहा है, और संस्कार, संस्कृति, संविधान को दरकिनार कर कर जो भारतीय जनता पार्टी ने पाप किया है, उस भूल सुधार करने का काम हम करेंगे। हम ये बात कर रहे हैं। उसी बीच में अगर हम कह देते हैं तो अस वर्सेस देम नहीं हो रहा है, हम दोस्त होने के नाते एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बात बता दूं, तो महाराष्ट्र की जो दिक्कतें हैं, 288 सीट पे लड़ाई होगी, वो हरियाणा में 90 सीट पे थी। वहां की ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स, कास्ट इक्वेशंस बहुत डिफरेंट है, महाराष्ट्र के मुद्दे बहुत डिफरेंट हैं। यहाँ पे गठबंधन ऑलरेडी है, गठबंधन पे कौन कितनी सीट पे लड़ेगा, कौन सी सबसे विनेबल सीट होगी, किसको दी जाएगी, वो हम लड़ लेंगे, हम लोग विचार विमर्श कर लेंगे। पर ये करना अस है वर्सेस देम और हम सब कांग्रेस को घेर रहे हैं, ये शायद डेमोक्रेसी के जो मूलभूत सोच है कि हम लोग आपस में, हम लोग अलायंस हो सकते हैं, पर आप कहे उठो तो हम उठ जाएं, आप कहे बैठो तो बैठ जाएं, ऐसा नहीं होता है। अब देखिए आपके साथ केसी त्यागी जी हैं। केसी त्यागी जी को अमित शाह जी ने क्या क्या कहा था, नीतीश कुमार को, अरे वो पलटू राम है, उस पलटू राम के लिए दरवाजे हमेशा बंद हो गए, पलटू राम ये, पलटू राम वो। चिराग पासवान जी के बारे में क्या क्या कहा, अभी भी चिराग पासवान जी की पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये कहना, ये सच्ची लड़ाई तो वो होती है जो पीठ पीछे खंजर घोंपने का काम करे। और हम 25 साल से इनके साथ रहे, तो हम भुक्तभोगी हैं, इसलिए मैं इस कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ। यहाँ पर तो हम खुलकर बात कर रहे हैं, संवाद हो रहा है हमारा, उसमें आप कह रहे हैं हम एक दूसरे को घेरे जा रहे हैं, हम एक दूसरे की सहमति में मजबूती बढ़ा रहे हैं। ठीक है केसी त्यागी जी, क्या ये इतना सिंपल है जैसा प्रियंका जी कह रही है? और ये प्रश्न मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बीते दिन हार हुई और आज समाजवादी पार्टी ने जो 10 उपचुनाव सीटों पर होने हैं उसमें से 6 लोगों की, एक और मिला लीजिए 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, जानते हुए कि मिर्जापुर के मझवा सीट और फूलपुर सीट दोनों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। और सीटें बची क्या क्या ऐसी ऐसी बची हैं, गाजियाबाद वगैरह, जहां पर कांग्रेस मतलब दशकों से नहीं जीती है, वहां पर अगर उनको सीट दिया भी जाता है तो बहुत फायदा नहीं होगा। क्या तमाम जो पार्टियां हैं इस मौके का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं? हरियाणा में जो हार मिली है उस आपदा में अवसर नहीं देख रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को ये समझाने में लग गई हैं कि आप अति आत्मविश्वास में मत जाइए, कट टू साइज जिसे कहते हैं अंग्रेजी में? त्यागी जी। अंजना जी, चूंकि जनता दल यू का और मेरा भी जिक्र सुप्रिया जी ने और प्रियंका जी ने कहा है, तो एक तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि इस गठबंधन की राजनीति के दौर में मित्र बनते हैं, बिछड़ते हैं। सुप्रिया जी, आपके लिए भी मेरे पास कहने के लिए काफ़ी है कैसे डीएमके के मंत्रियों को हटाने के लिए उस समय कांग्रेस पार्टी ने कितने हम लोगों पर दबाव डाले थे जब गुजराल साहब थे, आजकल वो आपके साथ हैं। प्रियंका जी की जो सबसे बड़े नेता थे
उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद को हमने तोड़ा है, हमें इस बात का गर्व है। और बाबरी मस्जिद को लेकर के सुप्रिया जी आपकी पार्टी की क्या राय थी वो सर्वविदित है। एक दूसरा, अंजना जी, मैं इस पार्टी का संस्थापक हूं, जनता दल यू का। ये 4 नेता थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, शरद यादव जी थे, नीतीश कुमार जी थे, मैं थे। मैं आज भी इस पार्टी का राजनीतिक सलाहकार हूं, इसलिए मैंने किसी नाराजगी में नहीं। एक तो मैं 48 साल हो गए मुझको करते करते, तो मैं इस मामले में थक भी गया हूं। और जो नए प्रवक्ता आए हैं, मैं प्रियंका जी आपके लिए और सुप्रिया जी आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप तो बहुत शालीन और विद्वान लोग हैं, मेरी उनसे ताल नहीं लगती, इसलिए मैंने उस पद को छोड़ा है, मुझ पर कोई दबाव नहीं था। तीसरा, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं सुप्रिया जी कि आपकी पार्टी की आलोचना इसलिए हुई है आज कि आप सरकार बनाने के करीब थे, जिस तरह का समाचार पत्रों ने बनाया था। और एक अच्छी खबर आपके लिए नहीं है कि हिमाचल को छोड़ करके समूचे उत्तर भारत में आपकी कहीं सरकार नहीं है। यहां बनती तो एक सिलसिला शुरू होता, इसलिए आलोचना तो होगी। और ये अब हम भी उसमें रहे, हम तो देवीलाल जी के लोक दल में रहे हैं 74, 77, 80 वगैरह वगैरह वगैरह। उस समय कांग्रेस पार्टी मल्टी कास्ट मल्टी क्लास पार्टी थी, और हम और सुधांशु जी की पार्टी, डॉक्टर मंगल सेन इनके नेता हुआ करते थे, और हमारे देवीलाल जी थे। हम लोग लड़ करके कांग्रेस पार्टी को बड़े मुश्किल से हरा पाते थे, छोड़ करके 87 को अपवाद है जब 90 में से 85 सीट हम लोगों को मिली थी। उसके बाद ऐसी कभी सफलता नहीं मिली। एक तो जो मैं अपने पुराने अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि ये 66 का हरियाणा नहीं है। उस समय गुड़गांव भी नहीं था, शहर के बीचों बीच में जाया करता था। ये जो एक्सटेंशन है ये बिल्कुल नहीं था। और यहां से लेकर अंबाला तक उस समय जो जनसंघ थी वो थी अंबाला की, करनाल की, रोहतक की डॉक्टर मंगल सेन, पानीपत और फरीदाबाद। अब ये पूरे के पूरे जितने भी रीजन है जी सबकी पार्टी नहीं। 60 का तो ये नहीं है हरियाणा, त्यागी जी। 60 के दशक का हरियाणा तो नहीं है। आपने देवीलाल जी की बात की, पूर्व प्रधानमंत्री के, उनके बेटे आदमपुर सीट जो कि पारंपरिक सीट उनके फैमिली की थी, उसको बचा नहीं सके। बीजेपी के टिकट पर लड़े थे, लेकिन वो आदमपुर सीट वो हार गए। तो मामला तो अब हरियाणा का अलग हो चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। नहीं, आदमपुर भजनलाल की है जी, प्रियंका जी भजनलाल जी की। बोलिए अंजना जी। हाँ, मैं नहीं बोल रही हूँ। आदमपुर जो है वो भजनलाल की ट्रेडिशनल सीट है, देवीलाल जी की नहीं है। जी, भजनलाल जी की है, सॉरी। हाँ अंजना जी। हाँ, मैं सुन लिया सर, आगे बढ़िए, थोड़ा संक्षिप्त में बात पूरी कीजिए जी। और एक मैं समाप्ति कर रहा हूं, मैं जब भी आप कहेंगे मैं तभी समाप्ति, में बहुत डिसिप्लिन्ड आदमी हूं मैं। जी सर। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि 89 में जब मंडल कमीशन लगा था, उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। वीपी सिंह जी ने लगाया था, मैं भी उस समय सांसद था। तो देवीलाल जी के नेतृत्व में जो हमारी पार्टी का हिस्सा था उसने बहुत मुखर विरोध किया था। और उसके बाद में बैकवर्ड क्लासेस का कोई बैकलैश वहां पर उस तरह का नहीं हुआ, और उसका नुकसान जो है कांग्रेस पार्टी को भी हुआ, उस समय बीजेपी को भी हुआ। लेकिन बीजेपी ने सुधार करके अब जो सैनी जी को बनाया है जी जी, उसका सैनी जी का असर खाली वही नहीं है, पंजाब में है, बहुत ऊंचे पैमाने पे सिख सैनी है, उसका राजस्थान में है, उसका उत्तर प्रदेश में है जी जी, उसका राजस्थान में है। और जो नॉन जाट लीडरशिप है जी जी, जो कभी कांग्रेस पार्टी के पास हुआ करती थी, हम अहीरवाल में जाते हुए, हम गुजरों में जाते हुए, हम पिछड़ों में जाते हुए संकोच करते थे, चूंकि हमारी पार्टी को भी आज की तरह से जाट प्रधान पार्टी कहा जाता था श्रीनेत जी, जैसे आजकल आपकी पार्टी को है। तो मैं ये कहना चाह रहा था अंजना जी, कांग्रेस पार्टी मल्टी क्लास मल्टी कास्ट पार्टी नहीं बन पाई। मेरे मित्र बहुत बढ़िया, इस बिंदु पर आगे चर्चा करेंगे, इस बिंदु पर आगे चर्चा करेंगे, बिल्कुल सर। लेकिन हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, एक बार जरा बहस को आगे ले चलते हैं। और एक जो करेक्शन था वो कर दूं, क्योंकि 56 साल से आदमपुर सीट भजनलाल के परिवार की थी, उनकी पत्नी वहां से लड़ी थी, कुलदीप बिश्नोई वहां से लड़ते थे, उसके बाद भव्य बिश्नोई वहां लड़े, लेकिन वो चुनाव हार गए। वापस इशू पर आते हुए सुधांशु जी, देखिए कुल मिलाकर अगर बड़ी तस्वीर को हम देखें तो ये सही है, आपने एक हिस्टोरिक विन वहां पर हासिल किया है। तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखी, प्रो इनकम्बेंसी दिखी, आपने सीट का फायदा किया है। लेकिन क्या वजह रही है? क्योंकि कई लोग मान रहे हैं कि आपने भी, कास्ट की बात त्यागी जी ने की, आपने भी कास्ट डायनेमिक्स को देखते हुए
जो दलित्स हैं उनमें भी डिप्राइव्ड एससी एक गुट बनाया और ग्रुप बनाया और उसमें आपने लगभग 9 सीटें दी और इसी वजह से आपको भी फायदा हुआ है। इस बार जो विधायकों की पूरी लिस्ट आई है उसमें एससी में अगर हम देखें 17 विनर्स है तो उनमें से 8 आपके हैं, 9 कांग्रेस के हैं। ओबीसी वापस आपकी झोली में आया है, 16 कुल विधायक ओबीसी हुए हैं जिनमें से 13 बीजेपी के हैं, 3 कांग्रेस के हैं, जो कि माना जा रहा है कि लोकसभा में आपसे छिटक गए थे। देखिए, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं, हमारी पार्टी की जो सोच है वो सामाजिक न्याय और सभी जातियों के सम्मान और स्थान को लेकर एक व्यवस्थित सोच है। उसका कोई तात्कालिक राजनीति से मतलब नहीं है। केसी त्यागी जी ने उल्लेख किया मंडल कमीशन का विषय का, तो मैं दर्शकों को याद दिला दूं, मंडल कमीशन 7 अगस्त 1990 को लागू किया था वीपी सिंह ने, इस डर से क्योंकि 9 अगस्त 1990 को देवीलाल जी की रैली थी और यह तय था कि जनता दल के अधिकांश विधायक टूटकर चले जाएंगे, अन्यथा कोई और प्रधानमंत्री होता तो एक हफ्ते बाद 15 अगस्त था, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से घोषणा करता। मगर केसी त्यागी जी शरद यादव जी के बहुत निकट रहे। शरद यादव जी ने स्वयं एक पुस्तक में लिखा है कि उन्होंने वीपी सिंह को से बात की, उन्होंने कहा अगर देवीलाल जी की रैली से पहले नहीं करोगे तो मेजॉरिटी एमपी चले जाएंगे। तो उद्देश्य वहां पर सामाजिक न्याय नहीं था। और उससे पहले हमारी पार्टी ने कल्याण सिंह जी 1900 ओबीसी थे, 1984 में भाजपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने थे। विनय कटियार जी ओबीसी थे, 1986 में बजरंग दल के संयोजक बने। सब लिख रहे हैं मुझे कि आज हिस्ट्री की पूरी क्लास लग जाएगी क्या हल्ला बोल में। ठीक है, आप अपनी बात संक्षिप्त में पूरी कीजिए, लेकिन आपके रिश्ते कैसे चल रहे हैं सुधांशु जी, आपके गठबंधन के साथियों के साथ आपके रिश्ते कैसे चल रहे हैं? जेडीयू टीडीपी सब ठीक ठाक है मामला? बिल्कुल। मैं आरएलडी भी उधर हमने सुना है 2-3 सीट मांग रही है 10 में से उपचुनाव में। 1995 देखिए, जेडीयू 1995 में हमारा गठबंधन हुआ, आज 29 साल हो चुके हैं। बस बीच के 1.5-2 साल छोड़ दीजिए, हमारा सबसे लंबा भारत की राजनीति का सबसे दीर्घजीवी गठबंधन में से एक है। शिवसेना से हमारा गठबंधन 1989 में हुआ था। और आज मैं प्रियंका जी को याद दिलाऊं, आज महाविकास अघाड़ी क्या कह रहा है, जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसका सीएम बनेगा। अरे यही अरेंजमेंट तो बाला साहब ठाकरे जी के जमाने से था, जबकि आप लोग 167 लड़ते थे, हम 117 लड़ते थे। यही मान गए होते तो वो हालात नहीं होते। और आज किस बेबसी में खड़े हुए हैं कि वही मानना पड़ेगा जिसकी सीटें ज्यादा होंगी और उसका ही सीएम बनेगा। खैर, उसके बाद इन्होंने किया, हमारा अकाली दल से सबसे लॉन्गेस्ट चला, सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग अगर अलायंसेज है तो हमने बनाए। प्लीज, ठीक है, दिस इज रिडिकुलस। आपने भी उतना ही लंबा बोला है, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। बात पूरी कीजिए सुधांशु जी, बात पूरी कीजिए, वो पूरी करेंगे उसके बाद मैं जवाब लूंगी आपसे और सुप्रिया जी से। आप टाइम देख लीजिएगा, आपको भी उतना ही टाइम दूंगी, वादा है मेरा उतना ही टाइम दूंगी। टाइम नहीं चाहिए भैया, पर हमें मुझे नहीं, इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य है। वापस टॉपिक, वो गठबंधन के साथियों पर कह रहे हैं कि हमारे रिश्ते जिसके साथ थे वो पुराने और तगड़े हैं। जल्दी से पूरी कीजिए सुधांशु जी। नहीं सुधांशु, और प्रियंका जी तो आप सुनिए, आप सुनिए प्रियंका जी। पढ़ना होगा, मैं इतिहास की किताबें उठाकर पढ़ लूंगी। और 25 साल के हमारे शिवसेना के गठबंधन के बारे में ये कम ही टिप्पणी दें तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो पैरासाइटिक बिहेवियर होता है, जब पीठ पे खंजर घोंपने का काम करते हैं। और वो चिराग पासवान भी उसके उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जेडीयू ने एक्सपीरियंस किया है, शिवसेना ने एक्सपीरियंस किया है, डीएमके ने किया है, टीडीपी ने किया है, ममता बनर्जी ने किया है। इन्होंने सबके साथ तो धोखाधड़ी की। कौन है ये? क्या बात कर रही है? आप तो इसी कगार पे खड़े हो गए, आप बेबस हो गए। अरे बेबस तो आप लोग हैं, बेबस तो आप लोग हैं आज महाराष्ट्र में, और मुझे खुशी है इस बात की। अरे नहीं, हम बोलेंगे क्योंकि हम इतिहास नहीं सुनने आए हैं और आपका वर्जन नहीं सुनने आए हैं हम इतिहास का। सुधांशु जी जवाब दीजिए। नहीं, मैं आपका सुनने नहीं आई हूँ भाई साहब। मैं ना इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने आई हूँ कि आने वाले चुनाव में क्या होने वाला है, इंडिया गठबंधन की क्या नीति होने वाली है। हाँ, उसी पर वो बोल रहे हैं, गठबंधन के साथियों पर वो हिसाब मांग रहे हैं। जवाब मैं बोलूं, जवाब दीजिए सुधांशु, छोटा सा संक्षिप्त। अब मैं बात सुनूं। प्रियंका जी, 25 साल की हिस्ट्री किसने बोली थी? मैंने या आपने? बोलिए, 25 साल का हमारा आपका गठबंधन मैंने बोला था, आपने? और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह रही है अगर एक फैक्ट मैंने गलत बोला हो तो मैं माफी मांगूंगा, वरना आप माफी मांगिए। आए बाएं साएं मत बोलिए। 25-30 साल की बात आपने शुरू की। अब सुनिए आराम से, अब सुनिए, मैं आज की बात कर रहा हूं। अरे अननेसेसरी बीच में आए व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और 25 साल की बात, सब सरासर झूठ बोलते हैं, किसी के पास कोई फैक्ट नहीं होता, तब ये बोलना शुरू करते हैं। इसलिए मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, जाओ चेक करो एक एक डेट अगर गलत बोली हो। अब मैं आज के आता हूं इस पे। मुंबई में हुई थी ना इंडी गठबंधन की बैठक, जिसमें यह बात आई थी कि जातिगत जनगणना का मामला इंडी गठबंधन जो अनाउंस करेगा
बाहर स्टेटमेंट उसमें शामिल किया जाए। ये ललन सिंह ने बोला, जो वहां पर थे, उस समय का अध्यक्ष थे, और आज कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बोला। कांग्रेस ने मना कर दिया। अब बोलिए, तो आज की बात कर रहे हैं, पिछले साल की, और महाराष्ट्र में मुंबई की बैठक। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को उसे अपने एजेंडा के लिए बचा के रखना था कि वो कांग्रेस अपने एजेंडा में दिखाए, इंडी गठबंधन में नहीं। और झूठ बोलना क्या होता है? केसी त्यागी जी बैठे हैं, बिहार में जातिगत सर्वे का निर्णय जून 2022 में हुआ, जब भाजपा जदयू की सरकार थी। सुप्रिया जी, यही से इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ अगस्त में, जब आरजेडी और इनकी सरकार थी। और राहुल गांधी कहते हैं, देखो भैया, हमने नीतीश कुमार से कह दिया। मेरे भाई, नीतीश कुमार उस समय हमारे साथ थे। दर्शक चेक करें, प्रियंका जी के हंसने मुस्कुराने पर ना जाएं। जून 2022 में किसकी सरकार थी? फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलिएगा, ऐसे आए बाएं सहमत बोला करिए। ठीक है, सुप्रिया जी जवाब दीजिए। और हरियाणा की हार से कांग्रेस पार्टी क्या कोई सबक ले रही है? अति आत्मविश्वास शब्द आपके कम से कम 3-4 गठबंधन के साथियों ने कहा है। हर चुनाव, हर परिणाम, हर नतीजे से हम कोई ना कोई सबक जरूर सीखते हैं। कांग्रेस पार्टी इससे भी सबक सीख रही है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि रणनीति बन रही है। राहुल जी और खड़गे जी मिले हैं। आगे हम अपने गठबंधन के साथियों से बात करेंगे। भाई, हम तो एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम से, बड़े प्यार से बात करते हैं। हमारे अंदर लोकतंत्र है। हम थोड़ी महाराष्ट्र में दूसरे को कह रहे हैं कि इनको देखकर उल्टी आ रही। तानाजी सावंत ने क्या कहा अजीत दादा को? इनको देखकर मुझे उल्टी आती है, दम घुटता है। एक आदमी कह रहा है फडणवीस को चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, कैसे शिंदे बने हुए हैं, एकनाथ शिंदे। दूसरा आदमी पलट के कह रहा है भैया महायुति तो ले डूबेगी। ये इनकी आपसी तिगाड़ी की मैं बात कर रही हूँ। शिवा जी की जो ध्वस्त मूर्ति थी ना, उसका बदला आपसे महाराष्ट्र लेगा। जो आपने उद्धव साहब के साथ किया, उसका बदला लेगा, और बदलापुर का भी बहुत बड़ा बदला लेगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहती हूँ। यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करी गई मंडल कमीशन की। अरे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, नीतीश बाबू ने जातिगत सर्वे कराया था। वो वेबसाइट महीनों से नहीं चल रही है, वो वेबसाइट खुली नहीं रही है। ऐसा यूटर्न मारा नीतीश बाबू ने कि वेबसाइटें बंद हो गई। ये तो इनकी असलियत है। और एक असलियत में यहाँ पे और आपको बता देना चाहती हूँ, आपके दर्शकों को पता जल्दी से एक लाइन में, क्योंकि मुझे एक लाइन का कमेंट प्रियंका जी और सुधांशु जी से लेना है। जल्दी से 2019 में एक लाइन में 2019 में मोदी जी ने 18 रैली करी हरियाणा में। इस बार कराई गई 4, क्योंकि देख लिया गया कि उत्तर प्रदेश में जो रैली हुई, वेस्ट बंगाल में हुई, महाराष्ट्र में हुई, पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह जहां मोदी जी रैली करने जाते थे, बड़ी बड़ी हार हुई। तो ठीक है, एक बार खाली सुधांशु जी और प्रियंका जी को दिखा दीजिए। एक लाइन का, प्रियंका जी से टाइम कम है, 2 लाइन का कमेंट जल्दी से। नहीं, मैं तो बस यही कहूंगी, 2 लाइन क्या, एक ही लाइन में कह देती हूँ कि महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने वाली है। ये गठबंधन मजबूत है, मजबूती से आगे बढ़ेगा जनता का, महाराष्ट्र की जनता का। ठीक है, सुधांशु जी सिर्फ 2 लाइन से। बस मैं 2 लाइन, बिल्कुल ही एक लाइन में कह देता हूं। जो इन लोगों ने बोला है, तो जिस समय जनता पार्टी का गठबंधन टूटा था, तो अटल जी ने एक पंक्ति लिखी थी आपस में, जो इन दलों में जनता परिवार में लड़ाई होती उसके लिए, कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म, आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आप सभी का बहुत धन्यवाद।